पहले अपना परिचय देते हैं हमारे श्रोताओं को। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रेनू राजपूत बरिगल। मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। भोपाल में रोहित नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। इसके अलावा मैं एमपी के दूसरे क्षेत्रों में और वर्ल्ड वाइड भी प्रैक्टिस करती हूँ। रेणु जी, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 12 नवंबर को, जब वर्ल्ड निमोनिया डे पूरी दुनिया मनाती है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस दिन को मनाने के पीछे क्या मंशा है, क्या मूल भावना है? एक्चुअली 12 नवंबर को निमोनिया की अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया गया था। तो ये बहुत ज़रूरी था कि निमोनिया को एक्चुअली क्या होता है कि जो आम जनता है, वो एक बहुत स्मॉल डिज़ीज़ या कुछ ऐसे ले लेती है कि निमोनिया ही तो है या बलगम ही तो आ रहा है, ऐसे लेती है। तो बट इसमें भी कैटेगरीज़ हैं, माइल्ड टू सिवियरिटी की तरफ। तो अगर हम इसकी अवेयरनेस पहुंचाते हैं, तो इससे लोगों को ये पता चलता है कि हमको इसके लिए कितना अवेयर रहना है, कितना जागरूक रहना है। और अगर हम इसके लिए इम्यूनिटी की इम्प्रूव करने के लिए प्लस अगर हम कोई वैक्सीनेशन की तरफ जाते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें सिर्फ इसकी वजह से ही होती हैं। सरल भाषा में एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि निमोनिया के लक्षण हैं? हाँ, मतलब निमोनिया क्या है? बिल्कुल। थोड़ा बेसिक से मैं आपको बताती हूँ। इसका निमोनिया जो होता है वो एक तरीके का फेफड़े यानी कि लंग्स का एक इन्फेक्शन है, जिसके कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, डस्ट या एलर्जी की वजह से भी कई बार निमोनिया देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में जब इन्फेक्शन होता है तो एक्चुअली उसमें होती है एयर यानी कि हवा, वो रिप्लेस हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पानी से, बलगम से। तो उसमें खांसी आना, बलगम आना, बुखार आना, इस तरीके के लक्षण दिखते हैं। पर ये साधारण एलर्जिक कंडीशन में भी दिखते हैं। तो उसमें हमको जब सीवियर तब हम समझते हैं जब उसमें बुखार आने लगता है। और जब बलगम बहुत ज़्यादा आता है तो उसको हम समझते हैं कि हो सकता है कि ये निमोनिया हो। तब हम फर्दर डायग्नोसिस यानी कि हम उसके विशेष उस पे जाते हैं कि क्या ये निमोनिया हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो जब ये निमोनिया कन्फर्म हो जाता है तो उसके बाद फिर उसके एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ट्रीटमेंट कुछ चलते हैं। अच्छा, अब इसके लिए प्रोन कौन है? जो छोटा बच्चा है 5 साल से कम और जो 60-65 साल से बड़े जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो इसके लिए बहुत प्रोन होते हैं। प्लस रिस्क फैक्टर्स किसके लिए बढ़ सकता है? जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ व्यक्ति होते हैं, जैसे कि किसी को अगर कोई वाइटल ऑर्गन का इन्फेक्शन है, कैंसर हो सकता है, लंग से रिलेटेड कोई डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, कोई चेन स्मोकर हो सकता है, किसी को जब रिकरेंट एलर्जी है, वो इसके लिए बहुत प्रोन होते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें कि निमोनिया अगर हो गया तो, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसी डिज़ीज़ है जो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है अगर वो सिवियरिटी की तरफ नहीं है। पर अगर ये सीवियर है तो ये घातक है और जानलेवा है। अ, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से निमोनिया को हम समझ सकते हैं। क्या क्लाइमेट भी निमोनिया का कारण बनता है? आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए क्या होता है जब सीज़नल जंक्शन आते हैं, जैसे कि जब सीज़न बदलता है, जब हम गर्मी से दूसरे सीज़न में जाएँगे, ठंड से, बरसात से, जब हम सीज़न के जंक्शन में होते हैं, तो एलर्जिक कंडीशंस बहुत बढ़ जाती हैं। एंड वायरल कंडीशंस, बैक्टीरियल कंडीशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से होने वाले इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे इसके निमोनिया के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसके पहले कुछ प्रिवेंशन ले लें, जैसे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम प्रिवेंशन ले लें, इसमें क्या होता है कि कुछ वैक्सीन्स भी होती हैं, जैसे कि निमोकोकस की वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा की होती है। तो अगर वो जो प्रोन व्यक्ति हैं, अगर वो इसकी वैक्सीनेशन करें अपने फिजिशियन से सलाह लेके, तो वो इससे बच सकते हैं। और आजकल देखा गया है कि ज़्यादातर कारणों में निमोनिया एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है जान जाने का। तो एज फैक्टर भी कुछ मायने रखता है कि ये निमोनिया छोटे बच्चों को ही होगा या बुजुर्गों को ही होगा या फिर दूसरी उम्र के लोगों को होगा? जी, देखिए एज फैक्टर तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जो छोटा बच्चा है, 5 साल से कम का बच्चा, अभी उसकी इम्यूनिटी डेवलप ही हो रही है। तो इसीलिए उनको इस चीज़ों से बचाना बहुत ज़रूरी है, उसमें हो सकता है और देखा गया है, चाइल्ड निमोनिया देखा जाता है। और फिर जब वो 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर इम्यूनिटी थोड़ी सप्रेस होने लगती है, थोड़ी कम होने लगती है। तो उनमें भी ये चांसेस हैं कि वो जल्दी इस निमोनिया को कैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कि ये वर्ग जो है, क्योंकि बाकी बीच का जो वर्ग है, वो तो एक्टिव भी रहता है। हालाँकि होने को तो फिर ये हर वर्ग को कवर कर लेता है, पर इन जो 2 वर्ग हैं ये ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इसमें ये ज़रूरी है कि जिसको निमोनियल इन्फेक्शन है, तो या तो बच्चों को उनके पास ना ले जाया जाए, बुज़ुर्ग व्यक्ति उनके कॉन्टैक्ट में ना आएँ। प्लस जो बीच का वर्ग मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो इम्यूनो सप्रेस या कॉम्प्रोमाइज़्ड व्यक्ति हैं, जैसे मैंने आपको बताया,
उनको अगर कैंसर की प्रॉब्लम है, कोई वाइटल ऑर्गन की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी इस बात का बहुत ध्यान रखें कि वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर क्राउड में जा रहे हैं तो फिर वो मास्क पहन के जाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें, तो एज फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम 5 से छोटे बच्चों की बात करते हैं और 60 से वृद्ध व्यक्तियों की बात करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि उसे मामूली सर्दी-जुकाम है या फिर निमोनिया उस पर हावी हो रहा है? जी, बिल्कुल। देखिए नॉर्मल सर्दी-ज़ुकाम में क्या होगा कि जब जब फ़िज़िशियन के पास जाते हैं, ऑस्कुलेशन करते हैं, तो उसमें आपको एक हल्की-फुल्की घरघराहट समझ में आएगी और फ़ीवर में आपको उतना नहीं वेरिएशन समझ में आएगा, हल्का-फुल्का सा दिखेगा। पर निमोनिया के कंडीशन में बलगम काफ़ी आता है, सीने में दर्द भी समझ में आ सकता है और उसमें बुखार काफ़ी बहुत तेज़ होता है। तो उस कंडीशन में हमको ये समझ में आता है, और जब बलगम आता है, तो एक अलग सी रेस्टलेसनेस आ जाती है और इतनी घरघराहट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी लंग्स में, और इसलिए फिर उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होता है, एक्स-रे। तो एक्स-रे में समझ में आ जाता है कि नॉर्मली हमको एक ब्लैक छवि दिखती है, पर अगर निमोनिया है तो उसमें वाइट पैचेस अगर उसने कवर किया है, या फिर कई बार कोविड के टाइम पे देखा गया था कि काफ़ी हद तक लंग्स को कवर कर लिया था, वो वाइट पैच आने लगे थे। तो तब एक इन्वेस्टिगेशन से हमको समझ में आता है, दूसरे लक्षणों से, जिसमें हाई फीवर बहुत इम्पोर्टेंट है। फीवर बहुत इम्पोर्टेंट है, फीवर और रेस्टलेसनेस, पेन बहुत इम्पोर्टेंट है। तब मैं हम जानना चाहता हूँ रेणु जी आपसे कि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो निमोनिया के आंकड़े क्या कहते हैं? और इसके निमोनिया के उपचार की किस प्रकार से आजकल एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं? जी, तो देखिए अगर हम बात करते हैं आँकड़ों में, तो अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो मैंने आपको भी जैसे आँकड़ा बताया, तो 20% तो हमारे भारत में ही है और इंडिया में 2015 तक 14% का एक आँकड़ा सामने आता था, जो ग्रेजुअली थोड़ा कम हो रहा है। फिर बाद में ये आँकड़ा थोड़ा और कम हुआ क्योंकि अवेयरनेस फैल रही है। लोग जान रहे हैं इस चीज़ को, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि लोगों को पता तो चल रहा है कि निमोनिया घातक हो सकता है, थोड़ा-सा डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं आजकल। काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, बच्चे भी जागरूक हैं, बड़े भी जागरूक हैं, तो वो डिफरेंशिएट तो करते हैं, तो उनको समझ में तो आती हैं चीज़ें। तो पर इसकी प्रिवेंशन ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर निमोनिया आपको पता चल गया कि कहीं निमोनिया फैल रहा है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है ना? तो आप क्राउड को सबसे पहले अवॉइड कीजिए, और ऐसे लोग, वृद्ध व्यक्ति या छोटा बच्चा है, तो वो सीज़न के टाइम पे, ठंड के टाइम पे, जब सीज़न चेंज हो रहा है, डस्ट हो रही है या ठंड हो रही है, तो वो आप इंडोर रहना प्रेफ़र करें। और इसके अलावा आप अपने फ़िज़िशियन से जनरल कंसल्टेशन लें और उनसे इसके जो वैक्सीन्स आती हैं, उसको ज़रूर लगवाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो विश्व निमोनिया दिवस को मनाने के लिए आप किस प्रकार की कुछ गतिविधियाँ संचालित करती हैं ताकि लोग समझें कि हमें निमोनिया से मतलब जागरूक रहने की ज़रूरत है, उससे जी। बचने की ज़रूरत है? देखिए, ये दिन तो बहुत अच्छा है, विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है, तो एक तो बहुत अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझें कि निमोनिया फेफड़ों की परेशानी है, ठीक है? तो लेकिन अगर आपने अपने आप को हमेशा व्यायाम किया, अच्छी एक्सरसाइज़ में रखा और अच्छा खाना खाया, तो आपने अपने आप को स्वस्थ रखा, तो ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, ये जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसमें मैंने जैसे बताया कि माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियरिटी की तरफ हम जाते हैं, तो माइल्ड अगर सिम्पटम्स आते हैं, तो वो 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर वैक्सीनेशन लिया है, तो ये सिम्पटम तब भी थोड़े से माइल्ड ही दिखेंगे या नहीं भी दिखेंगे। मॉडरेट और सीवियरिटी में जब अपन जाते हैं, तब कई बार होता है कि हमको थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, 8 टू 15 डेज़, पर अगर हम सीवियर पे हैं, तो हमको हॉस्पिटलाइज़ेशन भी ज़रूरी है। तो अवेयरनेस ये है कि सबसे पहले आप रेगुलर एक्सरसाइज़ कीजिए, आप अपना डाइटरी बहुत अच्छा रखिए, अपना स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा रखिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है कि हम किसी इन्फेक्शन में आ सकते हैं, तो हमेशा मास्क वियर कीजिए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में लीजिए। तो आप वो भी अपनी तरफ से कुछ कैंप्स वगैरह लगाती हैं ताकि लोग समझें निमोनिया के बारे में या एलर्जीज़ के बारे में समझें? हाँ, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, इसके लिए मैं समय-समय पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हूँ, छोटी-छोटी जगह पे जाती हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में छोटे-छोटे से गाँव हैं, जहाँ पर वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, या अभी की कंडीशन ऐसी, इतना हम लोग ग्रो हो चुके हैं, फिर भी वहाँ पर कुएँ का पानी ही पिया जाता है। और अगर इन्फेक्शन है तो वो ये सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होगा। मतलब इस तरीके का, कि हमने कोविड के टाइम पे भी ये समझा था कि वो लोग इस चीज़ को इतना नहीं लेते हैं, समझते हैं। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, पास में बैठ के तो क्या होता है, पर ये तो एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। तो उनको मुझे समझाने के लिए, मेल जो फीमेल पक्ष होता है, एक माँ बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी समझती है।
तो उनको समझाने के लिए मैं छोटे-छोटे कैंप्स लगाती हूँ, एमपी में भी लगाती हूँ, छोटे-छोटे गाँव में भी लगाती हूँ, मैं अपनी क्लिनिक पे भी लगाती हूँ और मैं उनको समझाती हूँ कि इसके हमको पहले तो प्रिवेंशन कैसे लेना है, पर अगर अब हो गया, तो फिर अब हमको अगर होम्योपैथी की मैं उपचार की बात करूँ तो इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोफाइलैक्सिस एज़ वेल एज़ इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। तो वो मैं देती हूँ और फिर पोस्ट होने के बाद फिर हमको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, कैसा खाना खाना है, किस तरीके से अपने लंग्स को सुरक्षित रखना है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें समझाती हूँ अपने उन लोगों को। और मैं ये बताती हूँ कि आप अपने खाने में विटामिन सी को इन्वॉल्व कीजिए, व्यायाम को इन्वॉल्व कीजिए और योगा को इन्वॉल्व कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो बातचीत के अंत में आप क्या संदेश देना चाहती हैं वर्ल्ड निमोनिया डे पर हमारे सुनने वालों को, हमारे श्रोताओं को? जी। देखिए वर्ल्ड निमोनिया डे जो 12 नवंबर को मनाया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी पहल है कि निमोनिया पहले जब छोटे बच्चों को होता था या बड़े, अब आजकल तो पोस्ट कोविड ये देखा गया है कि ये एक तरीके का फैक्टर बन रहा है कि एक फैटल डिज़ीज़ बन रही है। तो मैं ये आप सबको मैं ये राय दूँगी कि आप इससे डरें मत, डरने की आवश्यकता नहीं है और ये डराने के लिए भी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ़ जागरूकता के लिए कि आप इससे जागरूक हो जाइए कि हमको कोई भी ऐसी चीज़ हमारे लंग्स के लिए जो घातक हो सकती है, जैसे कि यंग में मैं देखती हूँ कि चेन स्मोकिंग वगैरह, इन सबको अवॉइड कीजिए। निमोनिया से डरिए मत, इसके लिए अगर आप अवेयर हैं तो फिर आपको ये कोई नुकसान नहीं करेगी। अगर आपको पहले से 1-2 सिम्पटम आते हैं तो अपने फिज़िशियन से जाके मिल लीजिए और इसको बढ़ने मत दीजिए क्योंकि ये जल्दी बढ़ता भी है। तो बढ़ने मत दीजिए इसको, पहले तो प्रिवेंशन लीजिए। होम्योपैथी भी काफ़ी अच्छे प्रोफाइलैक्टिक देती है। तो प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है, सावधानी रखिए, क्राउड में मत जाइए, मास्क हमेशा पहन के रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छा खाना खाइए, अपनी नींद बढ़िया से लीजिए और अगर आप इसकी चपेट में आ जाते हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मेडिसिन्स हैं, आप मेडिसिन का उपयोग कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए और जल्दी हील हो जाइए। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की रेणु जी आपने विश्व निमोनिया दिवस पर, उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। हम समझते हैं कि ये पूरी जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी और वो इसे अपनाकर निमोनिया से बचे रहेंगे। जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।